नमस्कार दोस्तों। देखिए बहुत जल्द व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति आने की संभावनाएं बनी हुई है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनका विशेष रूप से संबंध होता है व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र से। खास तौर पर पैडागोजी के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लेकर के क्या विशेष दृष्टिकोण है और किस किस तरह के बिंदु होते हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ऐसे ही चुने हुए कुछ बिंदुओं पर जहाँ तक संभव है प्रश्न बनते रहते हैं। ऐसे कुछ खास बिंदुओं को लेकर के मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो ऐसे ही बिंदुओं में खास तौर पर आज हम जिस बिंदु की बात कर रहे हैं वो भी पैडागोजी का एक पार्ट है और वो है शिक्षण के स्तर। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम हमारे इस माध्यम से कुछ खास बिंदुओं की तैयारी कर पाएँ। छोटे छोटे बिंदुओं में छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से जब हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो आसानी से समझ पाते हैं और लंबे समय तक वो स्मरण भी रहती है और साथ ही वहाँ से आने वाले प्रश्न को भी हम कर पाते हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज एक बिंदु से। और आज का हमारा जो बिंदु है जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं वो है शिक्षण स्तर। शिक्षण स्तर क्या होता है और शिक्षण स्तर के अंदर आखिर हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, क्या खास बात यहाँ पर हम सीखेंगे। शिक्षण स्तर का मतलब है दोस्तों जो लेवल्स होते हैं टीचिंग के उनके बारे में। दरअसल आप इस बात को ठीक से जानते हैं दोस्तों कि जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो शिक्षण कार्य करते समय अलग अलग जो स्तर के बालक होते हैं उन अलग अलग स्तर के बालकों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है और उसके पीछे उद्देश्य भी अलग अलग होता है। जो अलग अलग स्तर के बालकों को पढ़ाने के पीछे जो अलग अलग उद्देश्य होता है उसी के आधार पर शिक्षण के स्तरों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया हो कि शिक्षण स्तर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मूलतः दोस्तों 3 शिक्षण के स्तर माने गए हैं। शिक्षण के मूल रूप से 3 स्तर माने गए हैं और ये 3 स्तर कौन कौन से हैं ये हमें ध्यान में रहे। इन 3 स्तरों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कौन कौन से स्तर हैं। सबसे निम्न जो स्तर होता है दोस्तों वो होता है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर यानी जिसको आप मेमोरी लेवल कह सकते हैं। स्मृति स्तर जिसे आप मेमोरी लेवल कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बोध स्तर। बोध स्तर ये इसका दूसरा लेवल होता है जिसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कह सकते हैं, जहाँ समझ पैदा करने की बात होती है। और तीसरे नंबर का जो स्तर आता है वो आता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर, चिंतन स्तर का मतलब ये है दोस्तों जहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल होता है उसको हम चिंतन स्तर के रूप में जानते हैं। तो ये 3 इसके स्तर माने गए हैं। दोस्तों ये जो तीनों स्तर हैं इनको लेकर के कुछ विद्वानों के नाम भी इनसे जुड़े हुए हैं जो खास तौर पर इस दिशा के अंदर कार्य करते हैं। ये जो है स्मृति स्तर ये है हर्बर्ट का। इसी प्रकार से बोध स्तर है ये है मोरिसन का। मोरिसन का और जो चिंतन स्तर है दोस्तों ये है हंट का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनसे संबंधित विद्वान कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हमें इनके बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। इनसे संबंधित जो प्रश्न आता पैडागोजी में सामान्य जानकारियों से आता है, जैसे उसमें स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर को लेकर के क्या पूछा जा सकता है। तो वो पूछा जा सकता है इनमें होने वाले व्यवहार के बारे में कि स्मृति स्तर क्या होता है, इससे संबंधित क्या खास बात होती है। बोध स्तर क्या होता है, इससे संबंधित क्या खास बात होती है। चिंतन स्तर क्या होता है, इससे संबंधित क्या खास बात होती है। तो इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे नीचे जिसको लिखा वो सबसे निम्न स्तर है, सबसे ऊपर लिखा वो सबसे उच्च स्तर है। एक तो ये आपको ध्यान रहे क्योंकि ये भी आपको पूछा जा सकता है। अगर ये भी पूछेंगे तो हम तभी इसका जवाब दे पाएंगे।
ये क्या है, इसका निम्नतम स्तर है, निम्नतम स्तर। और ये इसका जो है वो कौन सा स्तर है, उच्चतम स्तर है। ये भी हमें ध्यान रहे, उच्चतम स्तर। ठीक है, तो छोटा सा बिंदु है लेकिन बहुत ही अच्छा बिंदु है, और अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो संभावना बनती है कि एक प्रश्न आपका जो आने वाली परीक्षा में ठीक हो जाए। दोस्तों, इसके तीनों स्तरों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं स्मृति स्तर की। स्मृति स्तर दोस्तों, जो स्मृति स्तर होता है जिसको हम मेमोरी लेवल कह सकते हैं, मेमोरी लेवल, दरअसल ये क्या है, इसकी क्या खास बातें हैं। पहली खास बात तो ये दोस्तों इसकी, ये जो स्मृति स्तर होता है ये तरीका है प्राथमिक कक्षा के बालकों को पढ़ाने का। प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती है उनके लिए ये होता है, यानी उन बालकों को जब पढ़ाते हैं तो मेमोरी स्तर से पढ़ाते हैं। दरअसल इसमें क्या होता है, आखिर इसमें क्या क्या पढ़ाते हैं, तो इसमें केवल सूचनाएं बालकों को दी जाती है। जो भी तथ्य होते हैं, जो भी जानकारी होती है वो बालकों को दी जाती है, और जो तथ्य और सूचनाएं या जानकारियां बालकों को दी जाती है उनको वैसा का वैसा ही बालकों को रटना होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं होता। ये एक तरह से विचारहीन शिक्षण भी कहलाता है, मतलब इसमें विचार नहीं करना होता है, बालकों को जो बता दिया उनको वैसा का वैसा रटना है। जैसे वर्णमाला है, गिनती आदि बालकों को बता दी जाती है और बालक वैसा का वैसा रट लेते हैं। इसका मतलब इसमें जानकारियां या तथ्य रटने हेतु देते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसमें जानकारियां और तथ्य जो होते हैं ना दोस्तों, वो बालकों को किसके लिए देते हैं, रटने के लिए देते हैं, और यहाँ पर उनको सोचना समझना नहीं पड़ता। इसीलिए इसको जो है हम विचारहीन शिक्षण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें समझ पा रहे हैं कि बालक को सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती, चिंतन करने की ज़रूरत नहीं होती, चिंतन के लिए उसको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। तो इसीलिए इसको हम विचारहीन स्तर या विचारहीन शिक्षण स्तर के रूप में भी जान सकते हैं। अब दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है, आखिर इस प्रकार का जो शिक्षण होता है प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए, उसका कोई तो उद्देश्य होता होगा। तो इसका उद्देश्य होता है बालकों में केवल शब्द भंडार को बढ़ाने का, बालकों में शब्द भंडार का विकास करना, शब्द भंडार का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। इसमें इसके द्वारा हम बालकों में केवल शब्द का भंडार या शब्दकोश बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, स्मृति स्तर क्या है ये हमें ध्यान में रखना है। ये सबसे प्रारंभिक स्तर होता है, सबसे निम्नतम स्तर होता है, हम पहले इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। इसलिए ये प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए होता है। इसमें केवल जानकारियां और तथ्य बालकों को दिए जाते हैं जिनको हूबहू रटना होता है। जैसे तथ्य सूचनाएं हमने बालकों को दी वैसे के वैसे उनको रटना होता है। ये विचारहीन शिक्षण स्तर है, क्योंकि इसमें बालक को किसी तरह का कोई चिंतन विचार नहीं करना होता है। और उसके बाद में दोस्तों शब्द भंडार का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। मूल रूप से इसका उद्देश्य बालकों के अंदर क्या किया जाए, शब्द भंडार का विकास किया जाए। तो इस स्तर को हम बोलते हैं दोस्तों स्मृति स्तर, जो किसके लिए होता है, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे स्तर की। हमारा जो दूसरा जो स्तर है शिक्षण का दोस्तों, वो है बोध स्तर। बोध स्तर है, बोध स्तर। बोध स्तर का मतलब बालकों को हम जो है अंडरस्टैंड करवाते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी बालकों के अंदर हम समझ पैदा करते हैं। बालकों के अंदर हम क्या करते हैं, समझ पैदा करते हैं। और दोस्तों, समझ पैदा करने की स्थिति जब पैदा होगी तो डेफिनेटली बालकों को वहाँ पर सोचना समझना विचारना पड़ेगा, मतलब चिंतन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा उससे उच्च स्तर है। और इसमें किसकी शुरुआत हो जाती है, इसमें चिंतन की शुरुआत हो जाती है, चिंतन की शुरुआत इसमें हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और ये माध्यमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं सामान्य रूप से
माध्यमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनके लिए इसका विशेष उपयोग होता है। उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी इसका उपयोग होना शुरू हो जाता है। यानी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है शिक्षण का। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बालकों को चिंतन करना पड़ता है, समझना पड़ता है चीज़ों को। तो यहाँ पर जो तथ्य और जानकारियाँ बालकों को दी जाती है, जो सूचनाएं बालकों को दी जाती है, जो तथ्य दिए जाते हैं, उनमें बालकों में समझ पैदा हो, ऐसा यहाँ पर जो है प्रयास किया जाता है। यानी बालकों में उसके प्रति क्या पैदा हो, समझ पैदा हो। तो यानी कि सूचनाएं, तथ्य, संप्रत्यय, दिए जाते हैं जिनकी समझ बालकों में पैदा हो। मतलब इसमें प्रयास किया जाता है कि जो भी बालकों को सूचनाएं दी जाती है, जो भी तथ्य दिए जाते हैं, उनके बारे में बालकों में क्या पैदा होनी चाहिए, समझ पैदा होनी चाहिए। हाँ, समझने का स्तर एक तरह से ये है। तो यहाँ पर बालकों के लिए इस तरह की अपेक्षा की जाती है, इस तरह का सोचा जाता है कि जो तथ्य और सूचनाएं बालकों को दी गई है उनके बारे में बालकों में क्या पैदा हो, समझ पैदा हो। इसके अलावा दोस्तों सामान्य सूचनाएं एवं सिद्धांतों के संबंधों का ज्ञान। मतलब ये भी अपेक्षा की जाती है कि बालकों में जो सामाजिक स्तर पर विशेष प्रकार की सामान्य सूचनाएं होती है या वातावरणीय स्तर पर सामान्य सूचनाएं होती है, उनमें और जो सिद्धांत बने हुए हैं विशेष प्रकार के, उनमें क्या संबंध है कि नहीं है, कोई अंतर तो नहीं है, अंतर है तो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं तो कैसे जुड़े हुए हैं, इनको भी पैदा करने का प्रयास किया जाता है। मतलब ऐसा भी प्रयास रहता है कि सामान्य जो तथ्य हैं उन सामान्य तथ्यों से संबंधित सूचनाएं और वास्तव में बने हुए जो सिद्धांत है उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर के बालकों से ज्ञान के अवबोध की अपेक्षा की जाती है। जहां पर प्राथमिक स्तर पर केवल क्या अपेक्षा करते हैं कि बालकों का शब्द भंडार बड़ा हो जाए, बालकों का शब्दकोश बड़ा हो जाए, केवल ये विचार किया जाता है। वहीं पर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, बोध स्तर पर क्या किया जाता है कि बालकों के अंदर जो है क्या पैदा हो, अवबोध पैदा हो, ये अपेक्षा उनसे की जाती है। तो दोस्तों ये है दूसरा स्तर। अब इसके बाद में तृतीय स्तर आता है, तीसरा स्तर आता है, वो क्या है? तो तीसरे नंबर का जो स्तर है वो है दोस्तों चिंतन स्तर। चिंतन स्तर है, और चिंतन स्तर का मतलब हम समझ सकते हैं ये रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल। ये जो लेवल है, इस लेवल पर ये अपेक्षा की जाती है कि बालक जो है समस्या का समाधान खोजने की क्षमताएं अपने आप में पैदा कर लें। एक तो ये ध्यान रहे कि ये उच्च माध्यमिक स्तर के लिए है। ये किसके लिए है? उच्च माध्यमिक स्तर के लिए है। उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए विशेष रूप से ये उपयोगी होता है, और इसके अंदर जो है समस्या केंद्रित माना गया है। ये समस्या केंद्रित होता है, केंद्रित स्तर है। ये समस्या केंद्रित इसलिए है कि यहाँ पर बालकों को समस्या समाधान के गुण सिखाए जाते हैं, या ये अपेक्षा की जाती है कि वो समस्या का समाधान खोज पाएं। देखिए दोस्तों, जब एक व्यक्ति या बालक के सामने कोई समस्या आती है तो उस समय वो किसकी कामना करता है? समाधान की कामना करता है।
और समाधान जो उसको मिलता है दरअसल वो समाधान किससे मिलता है? उसको समस्या के बारे में सोचना पड़ता है, समस्या को उसको समझना पड़ता है और समस्या के ऊपर उसको विचार करना पड़ता है, विचारना पड़ता है। जब व्यक्ति सोचता है, समझता है और विचार करता है तो किसकी प्राप्ति होती है? समाधान की प्राप्ति होती है। और ये सोचना, समझना, विचारना क्या है? इसको हम सम्मिलित रूप से कहते हैं दोस्तों चिंतन। और ये जो चिंतन होता है ये उच्च स्तरीय चिंतन होता है। और उच्च स्तरीय चिंतन इसलिए होता है कि जब समस्या समाधान तक व्यक्ति जाता है तो वह गुण दोषों को भी देखता है, इसके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, क्या सही है, क्या गलत है, इस तरह की सारी चीज़ें उसके मस्तिष्क में चलती है। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जो चिंतन पैदा होता है वो कौन सा होता है? आलोचनात्मक चिंतन पैदा होता है। यहाँ पर जो चिंतन पैदा होता है वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। इस तरह से हम यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि ये वो स्तर होता है जो उच्चतम स्तर होता है शिक्षण का। इसके अंदर पूरा प्रयास किया जाता है कि बालकों को केवल तथ्य और सूचनाएं नहीं दी जाए बल्कि बालकों में खुद में आलोचनात्मक चिंतन पैदा किया जाए और उनको समस्या समाधान के गुण उनमें पैदा करने का प्रयास करते हुए चिंतन विकास में योगदान दिया जाए। दोस्तों ये वो स्तर होता है जिसमें चिंतन विकास के साथ साथ में सृजनात्मक चिंतन पैदा करना या सृजनात्मकता उनके अंदर पैदा हो, इसके लिए भी प्रयास किया जाता है। उनके अंदर क्या पैदा हो? सृजनात्मकता का विकास हो, सृजनात्मकता उनमें पैदा हो। सृजनात्मकता का मतलब होता है बालक क्रिएटिव बने, नया निर्माण करने की क्षमता उसमें पैदा हो, अपने स्तर पर वो किसी समस्या के समाधान के लिए खुद काम कर पाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। इस तरह की जो स्थितियां होती है ना, वो एक प्रकार के सजीव चिंतन को जन्म देती है, वो एक प्रेरक के रूप में काम करने की स्थिति होती है, आलोचनात्मक चिंतन को जन्म देती है और संवेदनशीलता का विकास करती है। इन सारी चीज़ों का विकास बालक के अंदर होता है। इसका मतलब ये जो स्तर है इसमें क्या अपेक्षा की जाती है? ये स्तर है इसमें की जाती है सजीव, प्रेरक, आलोचनात्मक, सजीव, प्रेरक, आलोचनात्मक चिंतन के साथ ही समस्या समाधान, नवनिर्माण, संप्रत्यय निर्माण, संप्रत्यय निर्माण की अपेक्षा, मतलब ये अपेक्षा इसमें की जाती है कि बालक के अंदर जो है क्या हो? सजीव चिंतन पैदा हो, प्रेरक की स्थितियां पैदा हो, आलोचनात्मक चिंतन पैदा हो, समस्या समाधान के गुण पैदा हो, नव निर्माण की क्षमता पैदा हो, संप्रत्यय निर्माण की अपेक्षा की जाती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि ये बालक को संवेदनशील बनाने का भी एक प्रयास है, यानी बालक संवेदनाओं के माध्यम से भी चीज़ों को समझने की दिशा को प्राप्त करे। तो दोस्तों ये होता है सबसे उच्चतम स्तर। हमने दोस्तों बहुत कम समय में एक छोटे से बिंदु के बारे में विचार किया। मैं निश्चित रूप से यहाँ पर अपेक्षा करता हूँ कि छोटे से बिंदु को यदि आपने 10-15 मिनट का समय देकर के देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, तो यहाँ से आने वाले प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले शिक्षण के जो स्तर होते हैं वो 3 माने गए हैं। जो शिक्षण के स्तर 3 माने गए हैं उनमें सबसे निम्नतम स्तर होता है स्मृति स्तर, जो कि विशेष रूप से हर्बर्ट के द्वारा दिया गया विचार है, जिसमें हम प्राथमिक स्तर के बालकों को केवल सूचनाएं देते हैं, तथ्य प्रदान करते हैं और उनको रटवाते हैं, हूबहू वैसा का वैसा, और शब्द भंडार बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो मॉरिसन का विचार है, जिसको हम बौद्ध स्तर कहते हैं। बौद्ध स्तर में थोड़ी चिंतन की शुरुआत हो जाती है और वहाँ हमारा प्रयास रहता है कि बालक जो है वो उस चिंतन के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करे और चीज़ों को समझने के साथ साथ ही वह आसानी से उनको ग्रहण करे और ग्रहण करने के साथ ही उनमें समझ विकसित करे। समझ की अपेक्षा हम करते हैं कि वो बालक उसको समझ भी पाए।
और इसके बाद में सबसे उच्चतम स्तर होता है जो हंट के द्वारा दिया गया है ये, और हंट के द्वारा जो विचार दिए गए उसके अनुसार एक बालक में समस्या केंद्रित ये विशेष स्तर होता है, जिसमें बालक समस्या का समाधान कैसे प्राप्त कर सकता है, समस्या के समय वो कैसे सोचता समझता विचारता है, मतलब चिंतन करता और समाधान तक पहुंचता है, जिससे उसमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो सके और साथ ही साथ वो प्रेरक के रूप में, आलोचनात्मक चिंतक के रूप में, सजीव चिंतन के रूप में, संवेदनशील व्यक्ति के रूप में और समस्या समाधान करने वाला, संप्रत्ति निर्माण करने वाला और नव निर्माण करने वाला व्यक्ति बन सके, या उस बालक में जो है सृजनात्मकता का विकास हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे चिंतन के स्तर। इसी तरह से दोस्तों और छोटे छोटे बिंदुओं के साथ में हम बातचीत करेंगे और बहुत सारे बिंदुओं को जानते हुए हम प्रयास करेंगे कि परीक्षा से पहले बहुत सारे बिंदुओं के बारे में हम जान लें और ये छोटे छोटे बिंदुओं से हम एक एक प्रश्न की दिशा को प्राप्त करते हुए सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। मिलते हैं फिर अगले किसी बिंदु के साथ में। धन्यवाद।